अस्सलाम वालेकुम जी। आई थॉट आई शुड टॉक टू यू। गज़ा के इंसानी बहरान और जो इंसानी अलमिया वहाँ पर जन्म ले चुका है, वहाँ पर नस्लें मिटा दी गई हैं, वहाँ पर ख़ानदान के ख़ानदान उजाड़ दिए गए हैं, और उससे मुतालिक आई थॉट आई शुड स्पीक टू यू। तो देयर इज़ एन अपडेट। एक उम्मीद की किरण जो है वो हमें दिखाई दी है, तो मैंने सोचा कि आपसे उससे मुतालिक बात करूँ और ये बताऊँ कि उसके अगराज़ व मकासद क्या हो सकते हैं और उसके असरात क्या हो सकते हैं और उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपसे बात करूँगा। तो वो खबर ये है कि बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की जानिब से आर्टिकल 99 का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, आर्टिकल 99 का इस्तेमाल हंगामी सूरत हाल में किया जाता है और चंद ही मौक़े हैं जिनमें आज तक ये इक़दाम उठाया गया है। उनमें से एक वाक़या 1971 की जंग के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, उस वक़्त भी इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के बेसिकली 2 इदारे हैं। एक है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और दूसरी है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल। जनरल असम्बली की जो करारदादें होती हैं वो किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, वो बेअसर होती हैं और उसका इत्तलाक़ हमने माज़ी में कभी भी होते हुए नहीं देखा। जबकि सलामती काउंसिल जो है उसके मुस्तकिल अरकान होते हैं, 5 या 6, और उनके पास वीटो पावर्स भी होती हैं, और सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं या वहाँ पर जो मामलात होते हैं उसके अंदर जो फैसले होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं दूसरे मुल्कों पे। हाँ, एक बात अलग से है, एक बात मुख्तलिफ है, वो ये है कि जो सुपर पावर्स हैं, उनके पास ये वीटो का इख्तियार मौजूद है, जिसमें रशिया के पास ये इख्तियार मौजूद है, चीन के पास ये इख्तियार मौजूद है, अमेरिका के पास ये इख्तियार मौजूद है, इसके साथ-साथ बरतानिया के पास ये इख्तियार मौजूद है, फ्रांस के पास ये इख्तियार मौजूद है। तो आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी कंट्री। तो ये वो ममालिक हैं जिनके ऊपर पास ये करारदाद मौजूद, ये इख्तियार मौजूद है। अब वो इख्तियार करते क्या हैं? मिसाल के तौर पर अगर कोई करारदाद वहाँ पर पेश होती है, तो उसको वो वीटो करने का इख्तियार रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर करारदाद मंज़ूर होती है, वहाँ पर करारदाद पेश की जाती है और उसकी मंजूरी दी जाती है कि जी इसराइल के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ या इसराइल को पाबंद किया जाए कि वो वहाँ पर जंग बंदी करे, तो अमेरिका उसको वीटो कर सकता है, यानी कि उस करारदाद को मुस्तरद कर सकता है। याद रहे कि ये इख्तियार सिर्फ़ मुस्तकिल अरकान के पास ही मौजूद है। और आपको याद होगा कि ईरान और जो इसराइल के न्यूक्लियर एसेट से मुतालिक हमेशा बात होती थी, तो उसके अंदर अमेरिका किस तरह से वीटो का इख्तियार रखता था। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो आर्टिकल 99 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टिकल ये आर्टिकल नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये आर्टिकल 99 जो है अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर का, ये बेसिकली है क्या? उन्होंने बेसिकली किया क्या है कि सलामती काउंसिल के सदर को ख़त लिखा गया है और ख़त लिखने में ज़ाहिर है कि जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, खित्ते क़याम को 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। प्लस जिस तरीके से गज़ा को मलबे का ढेर बना दिया गया है और इस सिलसिले में इंसानी अलमिया बढ़ता जा रहा है, हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है, और अमेरिका नहीं चाहता कि ये मामला रुके, इसराइल नहीं चाहता ये मामला रुके, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इससे जो नुकसान है वो हमास का हो रहा है, और अगर ये जंग रुकती है तो उससे हमास को फ़ायदा होगा। हालाँकि इसराइल को ये बात बखूबी पता है कि ये एक प्लान्ड जेनोसाइड है। अब उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर जो है उसका बाब है ये 15, और जो चार्टर का आर्टिकल है दैट इज़ 99। वो बेसिकली ये है कि सेक्रेटरी जनरल सलामती काउंसिल की तवज्जो किसी भी ऐसे मामले की तरफ ला सकते हैं जो उनकी नज़र में बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए ख़तरा हो। अब ये क्यों कर हो सकता है बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए ख़तरा? लेट मी इलैबोरेट दैट फॉर यू। अभी तो सारे जो हैं वो सत्तू पी के मुस्लिम ममालिक भी सो रहे हैं और अभी तक उनके कंसर्न्स मौजूद हैं, लेकिन अगर ये जंग आगे बढ़ती है, हिज़्बुल्लाह उसमें कूदती है और फिर उसके बाद ये मामला दूसरे मुल्कों तक वसी होता है, इसराइल उनमें से किसी अरब मुल्क पर हमला कर देता है, फिर वहाँ से ईरान उसमें शामिल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये जंग जो है ये पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले सकती है, और ये जंग न्यूक्लियर भी हो सकती है, क्योंकि इसराइल एक छोटा मुल्क है, वो अपने दिफा के लिए कुछ भी कर सकता है। ये भी कहा जाता है कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं, तो एनीथिंग कैन हैपन। द पॉइंट इज़ कि इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट नीड्स टू बी डन इज़ कि डीमिलिटराइजेशन यहाँ की होनी चाहिए, जंगबंदी यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ से अपनी फ़ौजों को इसराइल को वापस बुलाना चाहिए, और ये जो निहत्ते अवाम के ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है ये ख़त्म होनी चाहिए। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जो मज़ीद कार्रवाई करने का इरादा रख रहा है इसराइल, और एक तो बमबारी कर रहा है फ़लस्तीनियों पर,
نہتے فلسطینیوں پر. پھر یہ ہے کہ وہ جو ٹنلز کی بات تھی تو اس پر میڈیٹرینین سے پانی نکال کر تو ان ٹنلز کو فلڈ کرنے کا ارادہ بھی رکھ رہا ہے. تو بہرحال اب ایک چیز یہ ہے کہ اس معاملے پر اسرائیل نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ گوتریز انتظامیہ جو ہے وہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. یعنی کہ انٹونیو گوتریز اور اقوام متحدہ کی جو انتظامیہ ہے اس کو انہوں نے یہ کہا ہے. آپ سوچئے کہ کہاں سے کہاں وہ کہتے ہیں کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہ اقوام متحدہ کی تھی جس کو امریکہ کی باندی کہا جاتا تھا اور اب وہاں کے سیکرٹری جنرل یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ بیسکلی جو آپ کر رہے ہیں یہ آرٹیکل 99 کا آپ نے استعمال کیا ہے یہ بیسکلی جو ہے وہ حماس کو امپاور کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے اور بیسکلی آپ نے اس کو سپورٹیو ایک رول آپ نے ادا کیا ہے اور اس پر ظاہر ہے کہ حماس کو کرٹیسائز کرتے ہوئے اقوام متحدہ کو بھی کرٹیسائز کیا گیا ہے. اچھا یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر انٹونیو گوتریز جو اقوام متحدہ کے خاصے عرصے سے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے پہلی دفعہ یہ اختیار استعمال کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اوور آل جو سچویشن ہے کہ 2017 میں انٹونیو گوتریز نے یہ عہدہ سنبھالا تھا اور 2017 میں یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ ان کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس طرح سے میں آپ کو پہلے یہ چیز سمجھا چکا ہوں کہ کونسل میں یہ معاملہ کیا ہے وہاں پر اس حوالے سے اگر قرارداد منظور ہو سکتی ہے تو وہ بائنڈنگ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل یہ حکم ماننے سے انکار کر دے اور اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے اور ممکنہ طور پر حماس بھی یہ قدم اٹھا سکتی ہے کہ وہ نہ سنے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کیا کر رہی ہے. لیکن یہ بڑا المیہ ہے اور جس طرح سے میں تھوڑا سا کلیئر کرتا چلوں امریکہ برطانیہ فرانس چین اور روس یہی وہ ملک ہیں جو سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے اور امریکہ موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں اور بعض اوقات فرانس بھی اور برطانیہ بھی ایٹ ٹائمز جو ہے وہ ویٹو کر دیتے ہیں ایسی قراردادوں کو. لیکن اس بار جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں لیٹس سی واٹ ہیپنز. لیکن میرا یہ معاملہ ہے کہ یہ بڑا زبردست ایک اقدام اٹھایا گیا ہے اور یہ کافی پہلے ہونا چاہیے تھا اور اب مسلم ممالک کو بھی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بیکاز اب پانی حد سے اور سر سے گزر چکا ہے اور اب معاملہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے سنگین ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ.